Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. तो मेरे पास आप लोगों की क्वेरीज आई थी एक स्टूडेंट की कि मैम डिटेल वीडियो बनाइए अबाउट फ्रेशर्स कि हाउ टू अप्लाई एज फ्रेशर्स इन डिफरेंट स्कूल्स. सो इसीलिए मेरी आज की वीडियो होगी सारे फ्रेशर्स के लिए और उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो ऑलरेडी अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट उनको कोई अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है एंड दे वांट टू अप्लाई इन अदर स्कूल्स. तो ये वीडियो आप सबके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फ्रेशर्स, मैं फ्रेशर्स से सबसे पहले यही बोलूँगी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपने CV के ऊपर, अपने रेज्यूमे के ऊपर कि आपको अपना रेज्यूमे बहुत अट्रैक्टिव बनाना है. एज अ टीचर आप गूगल पे जाके देख सकते हैं रेज्यूमे ऑफ अ टीचर. आपके रेज्यूमे के अंदर आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपके अंदर ऐसे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. जब आपको इंटरव्यू के लिए कोई कॉल करेगा वो आपके CV को ही देखेगा, क्योंकि आप CV को ही मेल करेंगे, CV को ही ड्रॉप करेंगे. आप कहीं भी जाते हैं तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के वो लोग आपका CV भी मांगते हैं, CV अटैच होता है और उस CV के अंदर एक एक जो प्रिंसिपल होती है, कोऑर्डिनेटर होती है, वो CV के अंदर पहले CV क्या करते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं कि कौन से अट्रैक्टिव हैं. तो सबसे पहले जब आप CV सबमिट करेंगे ऊपर लिखेंगे, ऊपर पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. फिर आपकी CV आपको पहले बहुत अच्छा बनाना है कि वो रिजेक्ट हो ही ना पाए. और आपकी CV में आपकी क्वालिफ़िकेशंस होंगी, आपका करियर ऑब्जेक्टिव होगा. करियर ऑब्जेक्टिव मतलब आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, किस पोजीशन तक जाना चाहते हैं, वो होगा. आफ्टर दैट मैंने आपको बता दिया आपकी स्ट्रेंथ जो बाद में होती है. आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होंगी. आपकी CTET की क्वालिफ़िकेशन आपको डेफिनेटली लिखनी है, क्योंकि आजकल सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही ले रहे हैं. दे आर प्रेफरिंग दैट कि अगर 2 कैंडिडेट्स हैं और CTET क्वालिफाइड है एक और एक नहीं है तो ऑफकोर्स हम CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करेंगे. आफ्टर दैट मैंने आपको बता दिया आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी हॉबीज़. आपको ऐसी हॉबीज़ मेंशन करनी है उसके अंदर जो उनके लिए बेनिफिशियल हो. आप डांस लिख रहे हैं तो अगर डांसिंग आप उनके स्कूल में कहीं पे डांस, आपका डांस हेल्प कर सकता है. जैसे बच्चों को कॉम्पिटिशन्स में प्रिपेयर कराने के लिए, आपके जो फंक्शंस होते हैं उनको प्रिपेयर कराने के लिए यू कैन बी हेल्पफुल इन डांस. आप बच्चों को डांस सिखा सकते हो. तो ये भी डेफिनेटली आता है कि अदर देन टीचिंग आप और क्या चीज़ है आपके अंदर, एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है. अब आप ये तो बोल देंगे आई एम अ साइंस टीचर, आई एम अ मैथ्स टीचर, बट व्हाट इज़ योर एक्स्ट्रा टैलेंट. तो एक्स्ट्रा टैलेंट ये है कि आई कैन ट्रेन स्टूडेंट्स इन डांस. आप डांस में बच्चों को डांस सिखा सकते हैं. डांस नहीं तो मैं सिंगिंग सिखा सकती हूँ बच्चों को, या मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी हूँ, मैं पोएम रेसिटेशन करा सकती हूँ. तो आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है वो आपको मेंशन करने हैं. तो सबसे पहले अपने रेज्यूमे पे आप रखेंगे ध्यान. आफ्टर दैट हाउ टू अप्लाई. अब अप्लाई कैसे करना है, एक तो मैंने आपको बताया था, एक आता है आपका हिंदुस्तान टाइम्स और एक आता है टाइम्स ऑफ इंडिया. ये 2 न्यूज़पेपर्स है जिसमें एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, एम्पल वैकेंसीज आती हैं. आपके हिंदुस्तान टाइम्स में आती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे. एंड आपके वेडनेसडे को आता है टाइम्स एसेंट वेडनेसडे, और आपका संडे को आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में. ये 2 न्यूज़पेपर्स हैं जिससे मुझे बहुत सारे ब्रेक्स मिले हैं अपने करियर के अंदर. सो आप पहले तो ये न्यूज़पेपर लगाइए. अगर आप फ्रेशर हैं और आप जॉब सर्च में हैं, ये 2 न्यूज़पेपर लगा लीजिए. एक भी लगाएंगे और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान टाइम्स लगा लो, दैट विल बी बेटर. अब आपने लगा लिया, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट, जब आप वहाँ पे क्या होगा, ST क्लासीफाइड्स आता है ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को. उसमें आपका कॉलम आएगा एकेडमिक का. उस एकेडमिक कॉलम के अंदर आपके जो भी, अगर आप दूर भी जा सकते हैं नो प्रॉब्लम. मैं तो हमेशा अपने पास के स्कूल में अप्लाई करती थी, जितने भी रोहिणी पीतमपुरा का एरिया था वहीं अप्लाई करती थी, क्योंकि मैं डिस्टेंस भी देखती थी कि मेरे को कितना पास पड़ेगा. ऐसा ना हो कि ट्रैवलिंग में ही मेरा टाइम निकल जाए. आप लोग करेंगे. उसके बाद आपका दूसरा काम है अपने एकेडमिक में जॉब ढूंढना. अच्छा, कहीं कहीं पे क्या होता है, सबमिट योर CV लिखा होता है ऑन द गिवन ईमेल आईडी, और आपको ईमेल आईडी मेंशन होती है. आप अपने CV को कहते हैं कि मेल कर दो. सेकंड चीज़ क्या होती है, वो बोलते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होगा 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आके भरो. उसकी कॉस्टिंग वगैरह सब दे रखी होती है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. अगर वैकेंसी ही नहीं आई तो तीसरी चीज़ क्या है, अगर मान लो किसी भी स्कूल में वैकेंसी नहीं आ रही और आप अप्लाई करना चाहते हैं, यू आर इन अ जॉब सर्च, आप लोगों को क्या करना है, जब आप स्कूल्स की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे जाके आपको ईमेल आईडी मिलेगा स्कूल का. आप ईमेल आईडी के, उस स्कूल के ईमेल आईडी पे भी अपना CV को मेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें अच्छे से ईमेल आईडी में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए. आप अपना CV प्रॉपर अटैच कर सकते हैं. CTET के अगर सर्टिफिकेट्स भी अटैच करने हैं सॉफ्ट कॉपी, यू कैन डू. तीसरा तरीका ये है, अगर मेल नहीं करते हैं तो क्या होता है, किसी किसी की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होता है.
आप वो भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद नीचे आके उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया। मैंने आपको बता दिया CV अपडेट करना है, CV बहुत अच्छा बनाना है ताकि वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि उनके पास तो 100-200 CVs होंगे, पर वो आपका ही CV क्यों पसंद करेंगे? आपके CV में ऐसा क्या है या आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो उनको सिलेक्ट करने पे मजबूर करे। सेकंड थिंग, आपको कैसे अप्लाई करना है। थर्ड, जब भी आपको कोई कॉल आता है, आप फ्रेशर हैं, आपको कॉल आ गया आपकी इंटरव्यू के लिए आ जाओ। इंटरव्यू का मतलब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। अगर तो कॉल आ रही है तो पूछो कि इज़ देयर विल बी अ डेमो, क्या डेमो भी होगा उस दिन, रिटर्न भी होगा। मैं तो क्वेरी कर देती थी। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो फिर लेकिन आप फिर भी एक डेमो अपनी तरफ से अपने सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप एक डेमो ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर रिटर्न टेस्ट ऑल्सो। अगर TGT की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 10 तक का आपको पूरा लेवल आना चाहिए, अच्छा खासा आपको 10 तक का सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न टेस्ट होगा वो 10 तक। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर PRT पोस्ट तो आपका 8 तक का लेवल अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो पूरा क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट द मेथड्स ऑफ टीचिंग। आपने B.Ed में, अपने DLED में, डाइट में, सारे DLED में मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़े होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी पता होनी चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड भी किसी किसी स्कूल में क्वेश्चन कर देते हैं, तो आप इस टाइप की जो चीज़ों के लिए प्रिपेयर करेंगे, डेमो प्रिपेयर होके जाएंगे। एंड इंटरव्यू, जब इंटरव्यू के लिए आपका एक्सपोजर होगा, आपको बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है इन प्रॉपर इंग्लिश। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो प्लीज़ उसको अच्छा करिए। डू प्रैक्टिस इन योर B.Ed। अगर B.Ed कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करिए। डेफिनेटली 15 दिन में, 1 महीने में इम्प्रूव हो जाएगी इंग्लिश में आपको ग्रामर नहीं सीखनी है, आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी है। और स्पोकन इंग्लिश हमें तभी आती है जब हम उसको अपने यूज़ में लाते हैं। अगर आप रेगुलरली इंग्लिश में ही बात करते हैं, एटलीस्ट अपने वर्क प्लेस पे आप कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और स्पेशली अगर आप B.Ed वगैरह या कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी टीचर, एवरीवन। हाँ, हिंदी टीचर में एक्सेप्शन होती है। हिंदी टीचर को थोड़ा सा लिबर्टी मिलती है, क्योंकि वो हिंदी टीचर है, इसलिए वो हिंदी में थोड़ा बहुत बोल सकती है, हिंदी पढ़ा सकती है। तो हिंदी टीचर को नहीं, संस्कृत टीचर के लिए नहीं, बट बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको, यू शुड बी वेल स्पोकन इन इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आफ्टर दैट, जब आप डेमो देंगे, वहाँ पे आपको 4 चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखना है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डेमो दे रहे हैं बच्चों के सामने और बच्चों के सामने जाके घबरा रहे हैं। आपको 10th क्लास में, 9th में खड़ा कर दिया और बस आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, आपके पसीने छूट गए, नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, दे आर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर्स हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो नहीं होंगे, तो आपको उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है उस टाइम पे। सेकेंडली, आपका सब्जेक्ट नॉलेज, जब आप प्रिपेयर हो रहे हैं किसी भी चैप्टर के लिए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है बच्चों को भी प्रिपेयर करके रखा हो कि टीचर से ये चीज़ पूछो, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। देन योर क्लासरूम मैनेजमेंट, आप अपने क्लास को मैनेज कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 4 बच्चे पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं और आप पढ़ाए जा रहे हैं। नो, वो आपके डेमो के अंदर जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो नेगेटिव फीडबैक देगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी क्लास में डिसिप्लिन हो। अगर इनडिसिप्लिन है क्लास में और पढ़ा रहे हैं तो इट इज़ यूजलेस। उनको लगेगा फिर तो ये ऐसी पढ़ाएगी टीचर, जब अगर हम सिलेक्ट भी करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। एंड क्वेरीज, अगर बच्चा कोई हैंड रेस करके क्वेरी देता है, अगर आपका क्लास में कोई बच्चा हैंड रेस कर रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप उसकी क्वेरी को टेकअप करेंगे, लेंगे उसकी क्वेरी, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको सेटिस्फाइड करेंगे अपने सोल्यूशन से। ऐसा नहीं है कि बच्चा कंफ्यूज हो गया, टीचर भी कंफ्यूज और बच्चा भी कंफ्यूज, और फिर ऑब्जर्वेशन में आपका नेगेटिव फीडबैक होगा। आपको ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, नाउ सपोज, अब वो डेफिनेटली जब आप पसंद आ जाते हैं आपके इंटरव्यूअर को, वो पूछते हैं आपसे सैलरी, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। सैलरी कभी भी नंबर में नहीं बताएंगे आप कि मेरे को 20 चाहिए, मुझे 30 चाहिए, 40,000, नो। आप बोलिए सर एज़ पर ग्रेड्स, एज़ पर योर स्कूल ग्रेड, या एज़ पर द ग्रेड ऑफ TGT, एज़ पर PRT ग्रेड, एज़ पर PGT ग्रेड। आप ऐसे बोलेंगे, आप नंबर में बात नहीं करेंगे कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। बोलिए सर आई वॉन्ट द सैलरी एज़ पर PRT ग्रेड, एज़ पर TGT ग्रेड, या एज़ पर PGT ग्रेड ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में जो भी ग्रेड है। तब वो बोलेंगे तभी भी हमारे स्कूल में ग्रेड नहीं है, फिर भी आप कितना लेंगे। तब आप जाके बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सैलरी प्लीज़ 30,000 से नीचे नहीं बोलिए स्टार्टिंग में, क्योंकि वो अगर आप 30 बोलेंगे तो वो 25 पे लाएंगे, 40 बोलेंगे 35 पे लाएंगे। अगर 35 से ऊपर बोल सकते हैं एज अ फ्रेशर बोलिए, 35-40 बोलिए, तब आपको वो 30,000 देंगे। बोल दीजिए 40,000, पहले आप ग्रेड बोलेंगे, उसके बाद
वो फिर भी पूछ रहे हैं तो बोल दीजिए मैम एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 40,000। 40 बोलोगे तब वो 35-30,000 आपको देंगे, राइट। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब सपोज सिलेक्शन हो गया, सैलरी वगैरह सब डिसाइड हो गए, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, सो आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम होता है सारे के सारे स्कूल्स में, आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करते हैं। आफ्टर दैट सिलेक्शन हो गया, आपकी क्रिटिकल जिस दिन आप पहले दिन स्कूल में जाते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल करती है, ऑब्जर्वेशन रिसेप्शनिस्ट तक करती है, रिसेप्शन वाली भी पूरी अच्छे से लगाती है अंदर जाके, एंड आपकी कोऑर्डिनेटर्स करेंगी, एचओडीज करेंगी। तो आपको एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना है, अपनी किसी से कोई शेयरिंग नहीं करनी है। जाते ही किसी को फ्रेंड नहीं समझ लेना है कि वो तो बहुत अच्छी थी, मेरी फ्रेंड है और आज मैंने उससे ये शेयर कर लिया, मुझे ये प्रॉब्लम है। नो, आपको जो भी करना है डिस्कस करिए कोऑर्डिनेटर से। शेयरिंग, इतना अपनापन किसी के साथ स्टार्टिंग में जाके नहीं दिखाना है। आप लोगों को ज्वाइन करना है, आपको ध्यान रखना है अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। आपको कोई ना कोई नाउन लेके ऑब्जर्व करता रहेगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट कितना है, क्लासरूम से कहीं शोर तो नहीं आ रहा। बच्चों से जाके इवन पूछते हैं कि टीचर का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ उसको जाते ही अपनी किसी को फ्रेंड मत बनाइए, किसी से कोई शेयरिंग मत करिए। अपना बी प्रोफेशनल, बी हेल्पफुल, सबके साथ हेल्पफुल रहना है। किसी सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो। अपना एटीट्यूड प्रॉब्लम स्कूल में जाके नहीं दिखाना है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। इनिशिएटिव लेने हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लर्निंग हो। आप मैक्सिमम बोलिए कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और पहले 1 साल स्टेबल होने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका जो पहले 2 साल होते हैं ना, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप हर 6 महीने में जॉब चेंज करते रहेंगे तो वो आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपने आप को सेटल करें पहले फर्स्ट स्कूल में, राइट। स्टिल यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, स्टिल आपको लग रहा है कि कुछ मैम ने छोड़ दिया है, या कोई भी डाउट्स आ रहे हैं आपको टीचिंग में, आपके स्कूल में कोई आपको डाउट आ रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है कि जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आई एम रेडी टू हेल्प। यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।